हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज भारतीय भाषा दिवस। जी हाँ, 11 दिसंबर भारतीय भाषा दिवस मनाया जाता है। उसके संदर्भ में आपका स्वागत है। भारतीय भाषा दिवस तमिलनाडु के प्रसिद्ध महाकवि सुब्रमण्यम भारती के जन्मदिन को मनाने का तय किया गया है। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये प्रयास किया गया कि भाषाओं के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि देखा जाए तो भारत में कई भाषाएं हैं। और जैसे मैं खाली एक ही भाषा जानता हूँ, हिंदी, और अंग्रेजी थोड़ी बहुत जानता हूँ, लेकिन तमिल, मराठी, बांग्ला, इनका जो साहित्य है उसके अनुवादित को पढ़ के मैं उनको समझ सका। हमारे यहाँ नेशनल बुक ट्रस्ट हुआ, ज्ञानपीठ प्रकाशन ने सभी भाषाओं में अनुवाद किया है। हिंदी का अन्य भाषाओं में, अन्य भाषाओं के साहित्य का हिंदी में, जिससे हम सभी परिचित हुए हैं। तो भाषाएं हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। भारत में कई भाषाएं हैं, जिसमें वर्ल्ड की सबसे पुरानी, विश्व की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है, प्राकृत है, तमिलनाडु की तमिल भाषा है। तमिल भाषा तो ऐसा बताते हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि रशिया की जो संसद है, क्रेमलिन, वहां पे उस भवन में लिखा हुआ है क्रेमलिन भवन, उसमें सिर्फ 4 भाषाओं में लिखा है। एक तो रशियन भाषा में लिखा है क्रेमलिन भवन, एक चीनी भाषा में लिखा है, तीसरा अंग्रेजी भाषा में, और एक भाषा है तमिल। तमिल भाषा में लिखा गया है क्रेमलिन भवन। तमिल द्रविड़ियन भाषा है। तमिलनाडु, पांडिचेरी, श्रीलंका, सिक्किम, मणिपुर आदि कई जगह बोली जाती है। बर्मा, मलाया, नॉर्थ ईस्ट में भी तमिल के शब्द आपको मिलेंगे। नॉर्थ ईस्ट में ये द्रविड़ियन भाषा है, कई जगह बोली जाती है। तो तमिल भाषा के साथ साथ अन्य भाषाओं को हमें जाना चाहिए। आपने देखा होगा, जितने भी दक्षिण भारतीय हैं, जब भारत आते हैं, पढ़ने के लिए आए या प्रशासनिक सेवा में आते हैं या व्यापार के लिए आते हैं, वो 3-4 भाषाएं जानते हैं। तमिल भी जानते हैं, तेलुगु भी जानते हैं, कन्नड़ भी जानते हैं, मलयाली भी जानते हैं। और यहाँ आने के बाद कुछ दिनों में वो हिंदी भी बोलने, समझने, लिखने लगते हैं, अंग्रेजी भी जानते हैं। तो एक दक्षिण भारतीय 6 भाषाएं बहुत अच्छी तरह से जानता है। इसमें आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना जो बन गया है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का वहाँ उर्दू भी बोली जाती है, तो उर्दू भी बखूबी जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन उत्तर भारत के लोगों को पूछा जाए तो वो हिंदी जानते हैं, कुछ उर्दू जानते हैं, और कुछ थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानते हैं। इसके अलावा बाकी भाषाएं नहीं जानते, उनको परिचित भी नहीं है। मारवाड़ी संप्रदाय जो है, समुदाय, ये लगभग सभी भाषाएं, ये भी 7-8 भाषाएं जानते हैं। कोई व्यापार के लिए मारवाड़, राजस्थान के मारवाड़ से निकल के पूरे देश दुनिया में फैल गए। तो भाषा जोड़ती है, भाषा आपको मिलाती है। हमारे यहाँ वास्तव में हमको अनुवादित जो है, अनुवाद जो है वाग्मन होना चाहिए। अनुवादित चीज़ों के साथ हमको जोड़ना चाहिए। अगर हम भाषा नहीं जानते तो अनुवादित साहित्य को भी पढ़ना चाहिए। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है हमें सभी भाषाएं जानना चाहिए। इसलिए देखिए, आप 6वीं से 8वीं तक भाषाओं की बात की है उसने, कि भारतीय भाषाओं की बात होना चाहिए। जनजाति भाषा भी है, जनजाति भाषा भी होनी चाहिए। हमारे बहुत सी भाषाएं, भाषाओं की कमी नहीं है। अगर आप देखें और इनके वर्णमाला अक्षर, ये भी जानकारी, जैसे हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर है। एक री का अगर जोड़ें तो 12 स्वर हो जाते हैं और 33 व्यंजन है। तमिल में अगर हम वर्णमाला देखें तो तमिल में 12 स्वर हैं, 18 व्यंजन है। इस प्रकार मिला के 216 अक्षर होते हैं, कुल 246 अक्षर है। कन्नड़ में 13 स्वर और 36 व्यंजन है। बांग्ला भाषा 52 स्वर और 32 व्यंजन है। मलयालम में 13 स्वर और 36 व्यंजन है। वहीं अंग्रेजी देखिए, मात्र 5 स्वर हैं और 21 व्यंजन, सबसे कम है 26 अक्षर हैं। सिंधी जो अरबी फारसी से मिलती जुलती, इसमें 52 अक्षर होते हैं। उर्दू में 58 वर्ण होते हैं। उर्दू में 58 वर्ण होते हैं। मराठी में 16 स्वर और 36 व्यंजन होते हैं। मराठी में भी देखिए बहुत ज्यादा है, 16 स्वर और 36 व्यंजन। संस्कृत में अगर हम आते हैं, संस्कृत एक वैसी भाषा है जिसमें 54 अक्षर होते हैं, 13 स्वर और 33 व्यंजन, और प्रत्येक ध्वनि का अपना अलग वर्ण होता है। बाकी किसी भाषा में आपको नहीं मिलेगा। संस्कृत में प्रत्येक ध्वनि का अपना अलग वर्ण होता है। यहाँ 13 स्वर 33 व्यंजन है, टोटल 54 इनके अक्षर हैं। उड़िया 11 स्वर 41 व्यंजन, कुल 12 अक्षर हैं। डोंगरी जो कश्मीर वगैरह बोली जाती है, यहाँ
10 स्वर और 28 व्यंजन है। तो आप देखेंगे व्यंजन और स्वर सभी भाषाओं में, लेकिन भारत में इतनी भाषाएं हैं, और आप देखिए भाषा के आधार पर पूरा भारत है एक सेतु में जुड़ा हुआ है। भारत जो है उत्तर भारत से दक्षिण भारत, पूरब से पश्चिम तक एक सेतु में जुड़ा हुआ है। अगर हम यूरोपियन कंट्रियों की बात करते हैं, इंग्लैंड है, नीदरलैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, पुर्तगाल है, ये सारी कंट्रियां अपनी भाषा के नाम से जानी जाती हैं। जर्मनी जर्मनी भाषा के नाम से जाना जाता है, फ्रांस फ्रांसीसी भाषा को महत्व देता है। इनका बंटवारा ही ऐसा हुआ, इनका यूरोपीय महाद्वीप में देखेंगे सारी भाषाओं के आधार पर ये देश बने हैं। इंग्लैंड ब्रिटेन जो है अंग्रेजी के लिए जाना जाता है, नीदरलैंड डच भाषा के लिए जाना जाता है, फ्रांस फ्रांसीसी के लिए जाना जाता है, जर्मनी जर्मनी पुर्तगाली पोर्तुगीज भाषा के लिए जाना जाता है। मतलब हर राष्ट्र की अपनी अलग अलग भाषा है। उन राष्ट्रों ने, इन सभी यूरोप के राष्ट्रों ने अपनी भाषा के आधार पर बंटवारा करके अपने आप को स्थापित किया। लेकिन भारत एक ऐसा देश है, भारत एक ऐसा देश है जिसमें बहुविध भाषाएं हैं, बहुविध बोलियां हैं। यहाँ बोलियां भी बहुत हैं, अवधी है, देवनागरी है, अवधी, देवनागरी, मैथिली, भोजपुरी, आपके गोंडी, भीली, बैगानी, ये कई बोलियां हैं। इन सभी बोलियों में देखिए आप एक दूसरे के साथ है। असल में क्या है, भाषा जो है लोगों को जोड़ती है। अब आप देखेंगे भाषा में अम्मा शब्द, अम्मा, अब्बा, नीर, ये शब्द जो हैं तमिलनाडु में मिलेंगे, तेलुगु में मिलेंगे, बंगला में भी अम्मा बोलते हैं। माँ, अम्मा, इस खास शब्द सब जगह बोला जाता है। नीर, पानी, तमिलनाडु में बोलते हैं, हमारे यहाँ भी बोलते हैं, संस्कृत का शब्द है। कड़ी पत्ता, मीठी नीम, कड़ी पत्ता बोलते हैं। तो ये शब्द कुछ ऐसे हैं, हर जगह बोले जाते हैं। इसी तरह देखिए हमारे यहाँ भाषा में हमने अंग्रेजी के शब्दों को भी आत्मसात कर लिया। भारत की सारी भाषाएं एक दूसरे को देती हैं और लेती हैं, लेने देने की बात चलती है। मातृभाषा में जो है ना, मातृभाषा राष्ट्र को जोड़ने की क्षमता रखती है। ये एक संगम है, आदान प्रदान का, एकता का संगम है। यहाँ पे संगम होता है, बोलियां हमारे साथ जोड़ती है, लोगों को जोड़ती है, मातृभाषा हमको आत्मसात करते हैं। भारतीय भाषाओं की खासियत ये है, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, मलयाली हो, मराठी हो, उर्दू हो, अरबी हो, फारसी, कोई भी भाषा अगर आप देखें, गुजराती, सिंधी, हिंदी, सभी दार्शनिक और वैचारिक चिंतन का इसमें भरा पड़ा है। इसमें वैचारिक चिंतन है, दार्शनिक चिंतन है, ये हमारे संस्कार, रीति रिवाज सब कुछ बता देते हैं। हमको इस भारतीय होने का गर्व जगाती है। भाषा संगीत के साथ हम देखेंगे समग्र भाषा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है हमें समग्र भाषा की बात करती है, संगीत होना चाहिए, मौज मस्ती होना चाहिए। भारतीय भाषाओं की अस्मिता है, भारतीय भाषाओं की अपनी एक अस्मिता है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने स्थापित की है। इससे हमें भारतीय होने का गर्व जागता है। हम भाषाई के हिसाब से मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदी भाषी, ऐसा नहीं, हम भारतीय हैं, ये गर्व, ये गौरव हमको आता है। भारतीय भाषा में ये गौरव है। संविधान के भी अनुच्छेद 351 में इसकी बात की गई है। धारा कहते हैं कि सभी भाषाओं का सम्मान करिए, सबके साथ आत्मसात करिए। ये अलग अलग प्रकार से चीज़ है। तो इसको जोड़ने का काम देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी जिनकी मैंने चर्चा की थी, इनका जन्म 11 दिसंबर 1882 को तमिलनाडु के अट्टपुरम में हुआ था। इनकी माँ का नाम था लक्ष्मी अम्मल और पिता का नाम चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम अय्यर था। 4 साल के थे तब इनकी माँ का देहांत हो गया, 11 साल में इनके पिताजी का देहांत हो गया और शादी भी जल्द हो गई थी। फिर बुआ के पास पढ़ने या वाराणसी आ गए। ये 14 भाषाओं के जानकार थे, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, मलयाली, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, उर्दू, ऐसे 14 भाषाओं के जानकार थे। इनकी बचपन बहुत करीबी में बीता। ये महाकवि भी थे। अब आप सोचिए, इनको इतने ज़्यादा महाकवि थे, एक कार्टूनिस्ट भी थे, शिक्षक भी थे, जुझारू शिक्षक, देश प्रेमी, महाकवि, कार्टूनिस्ट थे। देश प्रेम के कारण ही इनको भारतीय कहा जाता। वहाँ के स्थानीय सामान्य इनको देश प्रेम की कविताएं लिखते थे। इनको कहा कि ये भारतीय हैं, भारतीय ने इंडियन भारतीय। 11 वर्ष की आयु में आपको ज्ञान देवी सरस्वती का खिताब दिया गया। इनकी कविताएं देश प्रेम से संबंधित थी। और 5 वर्ष के थे तब इनके माँ खत्म हो गई, 11 वर्ष में इनके पिताजी खत्म हो गए, 11वें वर्ष में इनका विवाह हुआ। फिर वाराणसी अपनी बुआ के यहाँ पढ़ने आ गए। इनमें राष्ट्रवाद का प्रेम भर के था। काशी के एक स्कूल में अध्यापन कार्य किया, वहाँ एनी बेसेंट से मिले, लेकिन एनी बेसेंट के विचारों से आप सहमत नहीं थे, उनका विरोध किया। तमिलनाडु में तमिल दैनिक स्वदेश मित्रम, इंडिया के संपादक थे, व्यंग्यात्मक लेख लिखते थे, कार्टून बनाते थे, आप राजनीतिक कार्टून भी बनाते थे। भारतीय तिलक और अरविंद कांग्रेस में आए, सूरत सम्मेलन में गए थे कांग्रेस के, आप तिलक और अरविंद के समर्थक थे। विवेकानंद जी के भी आप समर्थक थे।
और कोलकाता में आपने बम बनाने और पिस्तौल चलाने का प्रशिक्षण लिया, गुरिल्ला युद्ध भी सीखा आपने। आपने नाना साहब पेशवा को मद्रास में छुपा कर भी रखा था अंग्रेजों से। अंग्रेजों ने इनको पकड़ा, गिरफ्तार हुए, ब्रिटेन गए, आए। बहुत इनकी मौत बड़ी दर्दनाक हुई है। ये भटियार मंदिर चेन्नई में हाथी को चारा खिलाने जाते थे दिनक्रिया में। एक दिन हाथी ने चारा खिलाते में इनको सूंड से उठा के पटक दिया। इनके दोस्त इनको लेके आए, स्वस्थ हो गए, ठीक हो गए, लेकिन कुछ देर बाद इनको पेचिश हुई, जिसके कारण इनको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा और 11 सितंबर 1921 को आपका देहांत हुआ। लेकिन सोचिए, इतने बड़े महाकवि, राष्ट्रभक्त की मृत्यु में अंग्रेज इनके इतने विरोधी थे कि एक भाषाओं से तमिलनाडु में इन्होंने वंदे मातरम को घर घर तक पहुंचा दिया था। तमिल में वंदे मातरम को, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंदे मातरम को, जो कि संस्कृत में था, हिंदी में हो गया था, लेकिन तमिल में उसको करके इनने तमिल के हर घर घर में गुजाया। तो अंग्रेज इनसे इतना घबराते थे कि जब इनकी मृत्यु हुई तो इनकी शव यात्रा में मात्र 20 लोग शामिल थे। एक बहुत, इसलिए भारतीय उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है कि असल में हमारे यहाँ की जो भाषा का खुटाराघात हुआ है, मैकाले ने 1835 में जो करा था, अब देखिए 150 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन हमारे यहाँ भाषाओं ने सभी को जोड़ के रखा था, हर प्रांत को जोड़ के रखा था। रिश्ते, नाते, रीति रिवाज, संस्कार। भाषा क्या है? संस्कार है, कल्चर है, संस्कृति है। इसको नष्ट करने का काम अंग्रेजों ने करा था। और 1947 में देश आजाद होने के बाद तब से लेके अभी तक हमारे यहाँ आजाद भारत की सरकारों ने भी इस पे ध्यान नहीं दिया। और हमने अभी जो 2020 में, जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है, उसके तहत पहला ही प्रयास है कि सबसे ज्यादा हम भाषाओं पे जोर देंगे। और आप देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी, चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी, जो भाषाविद हैं, क्रांतिकारी हैं, जो इनसे हम कहीं जानते नहीं थे, आज उनका जन्मदिन है। और यूजीसी की गाइडलाइन, हायर एजुकेशन की गाइडलाइन, मध्य प्रदेश सरकार की गाइडलाइन, सभी देश कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में सुब्रमण्यम स्वामी के जन्म को भाषाविद के रूप में मनाया जा रहा है, भाषा उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। उसमें विविध प्रकार के आपको एक हफ्ते के सांस्कृतिक कार्यक्रम करने हैं, भाषाएं सीखनी, भाषाई पजल सीखना है, भाषा के आधार पर अंताक्षरी करना है, ये सब चीजें सीखना है। तो सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में मैंने भी आज नेट में सर्च करा, मेरे को भी बहुत सी जानकारी मिली, मैं भी इतना नहीं जानता था। लेकिन देखिए, उन्होंने पत्रकारिता, एक आदमी में कितनी विधाएं होती हैं। कवि थे, बचपन से कविताएं करते थे, राष्ट्र भक्ति उनमें कूट कूट के भरी हुई थी, देश प्रेमी थे, कवि थे, कार्टूनिस्ट थे, और संपादक भी, पत्रकार भी थे, संपादन भी करते थे, शिक्षक भी। मदुरई के भी एक कॉलेज में आपने पढ़ाया, वाराणसी के स्कूल में भी आपने पढ़ाया, और क्रांतिकारी भी थे। अपने महर्षि अरविंद के संपर्क में आने के साथ अपने अध्यात्म की लगत जगी। अध्यात्म की बात तो जब ये वाराणसी गए थे अपनी बुआ के पास, वहीं से राष्ट्रवाद और अध्यात्म की इनको ललक मिल गई थी, अध्यात्म के प्रति इनका झुकाव आ गया था। फिर विवेकानंद और महर्षि अरविंद के प्रभावों से आप बहुत प्रभावित थे और अध्यात्म की बात की। लेकिन मात्र 40 साल की उम्र में ही, ज़्यादा इनका आयु नहीं है, 40 साल की उम्र, 40 से भी कम थे, इनका निधन हो गया। आज आपका जन्मदिन है, 11 दिसंबर 1882 को आपका जन्म हुआ था एट्टापुरम में। उनका जन्म एक भाषाविद, शिक्षाविद के रूप में मनाया जाता है। भाषा दिवस, भारतीय भाषा दिवस के रूप में मध्य प्रदेश के साथ साथ राष्ट्र ने एक दिन घोषित किया है। 11 दिसंबर 1882 के जन्मदिन के, चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए भाषा दिवस मनाया है। हम भारतीय भाषा दिवस के रूप में चिन्ना स्वामी को नमन करते हैं। उनके जन्मदिन के आधार पर हम सोचेंगे हम भी एक से अधिक भाषाएं सीखें। हिंदी से कुछ नहीं चलेगा, अंग्रेजी से कुछ नहीं चलेगा, आपको भारत की सभी भाषाओं के प्रारंभिक शब्दावली आपको आना चाहिए। अगर आप कहीं जाते हैं तो क्या खाना है, कि नमस्कार, चमत्कार, थोड़ी बहुत बेसिक शब्द हमको सभी भाषाओं के आना चाहिए, मूल शब्द आना चाहिए। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार भी देखिए, नमस्कार बोलते हैं, सलाम बोलते हैं, प्रणाम बोलते हैं, वड़क्कम बोलते हैं, ये सब हमको शब्दावली मालूम होना चाहिए। सत श्री अकाल भी बोलते हैं हम, तो आपको नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम, प्रणाम, शुभेच्छा, शुभेक्षु के साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसी ही नई नई जानकारियाँ रोज मिलेंगी।